नंबर 26 भू संचलन एवं संबंधित आकृतियां। सामान्य परिचय। पृथ्वी की सतह स्थायी, अस्थायी तथा परिवर्तनशील है, जिसके कारण विभिन्न स्थल स्वरूपों में परिवर्तन एवं नवीन स्थल रूपों की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसके परिवर्तन की दर भिन्न भिन्न होती है। कुछ परिवर्तन इतने मंद गति से होते हैं कि इन्हें तत्काल अनुभव कर पाना संभव नहीं है, जैसे समुद्र तल में वृद्धि, मृदा निर्माण आदि, जबकि कुछ परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होते हैं, जिनका अनुभव प्रत्यक्ष एवं तत्काल दृष्टिगत होता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया आदि। पृथ्वी की सतह के अस्थायित्व का मुख्य कारण भू संचलन है, जिसके लिए दो कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं: अंतर्जात बल, बाह्य जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं तथा इस बल के कारण होने वाले संचलन को अंतर्जात संचलन कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी में क्षैतिज एवं लंबवत संचलन उत्पन्न होता है, जिससे भूतल एवं विषमताओं का सर्जन होता है। साथ ही इस बल के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होने के कारण इसे संचरात्मक बल भी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्रियाशील इन बलों के परिणाम स्वरूप इनकी बाह्य परत में हलचलें पैदा होती हैं, जिसे पृथ्वी की हलचलें कहते हैं। बल की तीव्रता के आधार पर जिन्हें दो भागों में बांटा गया है: आकस्मिक संचलन, पटल विरूपण संचलन, भू संचलन, अंतर्जात बल संचलन, बाह्य जात संचलन बल, दीर्घकालिक पटल विरूपणी संचलन, आकस्मिक संचलन, विवर्तनिकी संचलन, समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन, महादेश जनक संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, उत्थान एवं निगमन, अवतलन एवं निमज्जन, स्पीडन बल, तनाव मूलक बल, वलन की प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के वलन, चटकन, दरार, बर्षण, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत, रैप घाटी, हॉर्स रस्ट पर्वत, बाह्य जात बल, अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन, वृहद संरक्षण, भौतिक, रासायनिक, जैविक, नदी, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग। आकस्मिक संचलन पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया आदि। आकस्मिक संचलन भूपट्टी में तत्काल परिवर्तन ला देता है। इसका मनुष्य को प्रत्यक्ष एवं तत्काल आभास होता है तथा इसका प्रभाव भी अल्पकाल में ही नजर आने लगता है। इसके प्रभाव से जन धन की हानि होने की संभावना भी अधिक होती है। पटल विरूपण संचलन कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। यह संचलन इतना धीरे धीरे होता है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं होता। यह संचलन धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन लाता है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकाल में नजर आता है। इस संचलन से मानव को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना अत्यंत कम होती है। भूपट्टी में उभार, ध्वांस व जलमग्न क्रियाएं इन्हीं संचलनों के कारण होती है। पटल विरूपण संचलन 3 प्रकार का होता है: समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन, विवर्तनी संचलन। समस्थैतिक संचलन ऐसा संचलन जिसके कारण स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, समस्थैतिक संचलन कहलाता है। उदाहरणतः एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे प्रक्षेपित होना और पिघलकर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पुनः सतह पर्वत एवं पठार के रूप में उत्पन्न होता है, एक प्रकार का संतुलन ही है। सुस्थैतिक संचलन महासागर के तल पर होने वाले समस्थैतिक संतुलन को ही सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। वर्षण की क्रिया और महासागरीय कंटक और महासागरीय तल के विस्तार के द्वारा होने वाला संतुलन इसी संचलन के अंतर्गत आता है। विवर्तनिकी संचलन के प्रभाव से पृथ्वी के स्थलीय एवं जलीय सतह पर स्थल स्वरूपों में परिवर्तन न आए, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। विवर्तनी संचलन को बल की दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: महादेश जनक संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेश जनक संचलन विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को महादेश जनक संचलन कहा जाता है। यह महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होता है। साथ ही यह सामान्यतः धीमी गति से तथा विस्तृत क्षेत्रों में घटित होता है। इसके अंतर्गत निम्न क्रियाएं होती हैं: उत्थान तथा निगमन, अवतरण एवं निमज्जन, उत्थान एवं निर्गमन। महादेशीय संचलन के कारण जब ऊपरीमुखी बल के प्रभाव से
उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है, तब महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। जबकि निगमन की प्रक्रिया द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट का जल की सतह से बाहर आने पर तटीय मैदान का निर्माण होता है। महाद्वीपीय पठार अवतरण एवं निमज्जन महादेशीय संचलन के कारण जब अधोमुखी बल के प्रभाव से अवतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे धंस जाता है, तब महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। वही निमज्जन की प्रक्रिया द्वारा तटीय मैदान का जल की सतह से नीचे डूब जाने से महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है। अवतरण तटीय भाग और महाद्वीप के बीच कहीं भी हो सकता है, जबकि निमज्जन तटीय तथा या सागरीय भागों में ही होता है। पर्वत निर्माण संचलन विवर्तनी की संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप से क्षैतिज बल या प्रवर्तन भी कहते हैं। गिलबर्ट ने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को प्रवर्तन का नाम दिया है। क्षैतिज दिशा को संचलन दो बलों के कारण होता है। स्पीडन बल तनाव मूलक बल। स्पीडन बल जब स्थलखंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तो दोनों भुजाओं के सीमांत पर स्पीडन बल कार्य करता है। इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है, जो विभिन्न प्रकार की होती है। वलन सतह शिखरों एवं द्रोणियों के क्रम में होता है। वलन के ऊपर उठे भाग को अपनति एवं नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहा जाता है। इस बल के कारण वलन की प्रक्रिया द्वारा अपनति व अभिनति के रूप में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वलन धरातलीय चट्टानों में स्पीडन के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। हिमालय, अल्प्स, रॉकी, एंडीज एवं अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति वलन का ही परिणाम है। वलन के प्रकार सममित वलन, ऐसा वलन जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव और ढाल एक समान हो सममित वलन कहलाता है। यह खुले प्रकार का वलन होता है, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। असममित वलन, जब वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई एवं ढाल असमान हो तो उसे असममित वलन कहते हैं। इसकी एक भुजा साधारण झुकाव वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है एवं वह छोटी होती है, जैसे ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइन पर्वत। जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव वह ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनती है एवं उसका ढाल खड़ा होता है, तब उसे एक दिग्नत वलन कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समनत वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं झुकी हुई तथा लगभग समानांतर रूप से मुड़ी हो तो इस वलन को समनंत वलन कहते हैं। समनंत वलन में भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन क्षैतिज दिशा में होना आवश्यक नहीं होता, जैसे पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत श्रेणी परिवर्तित एवं परिवलन अत्यधिक स्पीडन बल के कारण जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर क्षैतिज दिशा में तथा समानांतर रूप में स्थापित हो जाती है तो उसे परिवलित वलन की संज्ञा दी जाती है, जैसे इंग्लैंड का मिल्को हेवन। प्रतिवलन, जब परिवलित वलन में नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, तब उस भुजा को प्रतिवलित वलन कहते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में वलन की क्रिया की एक भुजा दूसरी भुजा का उलट हो जाती है। इस प्रकार के वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती। बंद वलन, जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो तो ऐसे वलन को बंद वलन कहते हैं। इस निर्माण अत्यधिक स्पीडन के कारण होता है। खुला वलन, जब वलन की दो भुजाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो तो ऐसे वलन को खुला वलन कहते हैं। खुले वलन का निर्माण सामान्यतः स्पीडन के कारण लहर नुमा वलन पड़ने से होता है। ग्रीवाखंड या नापे, जब किसी परिवलित वलन में अत्यधिक स्पीडन बल के कारण वलन की एक भुजा टूटकर दूर स्थापित हो जाती है, तब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहते हैं। अल्प्स पर्वत में इसके उदाहरण पाए गए हैं एवं कश्मीर खाड़ी एवं ग्रीवाखंड पर अवस्थित हैं। साथ ही जिस तल में भुजा का विस्थापन होता है
व्यक्त कर्म भ्रंश तल कहते हैं। जब किसी अपनति ने एक साथ कई अपनति एवं अभिनति बने तो ऐसी अपनति को संपन्नति कहते हैं। इस तरह के वलन को पंखावलन भी कहते हैं। क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील न होने के कारण विभिन्न स्थानों में स्पीडन की भिन्नता के कारण ही पंखावलन का निर्माण होता है। संभिन्नति जब किसी अभिनति से स्पीडन के कारण एक साथ कई अपनतियां एक अभिनति बने तो ऐसी अभिनति को संभिन्नति कहते हैं। इसकी आकृति भी पंखाकार वलन के समान हो जाती है। संवलन वलन वृहद संवलन का लघु रूप होता है जिसमें गुंबद के आकार में उठे हुए भाग को उत्स वलन तथा धंसे भाग को गर्त को अवसलन कहते हैं। अवलन भी क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न स्पीडन तथा तनाव का परिणाम होता है। यह चट्टानों के वलन से उत्पन्न न होकर उसके उत्थान व अवतलन से भी उत्पन्न हो सकता है। तनाव मूलक बल यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समानांतर कार्यरत रहते हैं। इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर चटकन दरार एवं घर्षण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, भ्रंश घाटी, रेप घाटी आदि का निर्माण होता है। जिस रेखा के साथ टूटे शैल संस्तर खिसकते हैं उसे भ्रंश रेखा कहते हैं। भ्रंश तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलों चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों स्पीडन एवं तनाव से होती है, किंतु इसमें तनाव मूलक बल का योगदान प्रमुख होता है। भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य भ्रंश, व्यक्त कर्म भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश या सोपानी भ्रंश। भ्रंश के प्रकार: सामान्य भ्रंश चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। सामान्य घर्षण की प्रक्रिया के लिए तनाव मूलक बल उत्तरदायी होता है। इस भ्रंश से भूपटल में विस्तार होता है। सामान्य घर्षण की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित खड़े ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। व्यक्त कर्म भ्रंश चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं तो उसे व्यक्त कर्म भ्रंश कहते हैं। भ्रंश घर्षण की इस क्रिया में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा घट जाता है। इस भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है। घर्षण की यह क्रिया स्पीडन बल द्वारा संपन्न होती है। पार्श्वीय घर्षण भ्रंश जब संचलन की दिशा क्षैतिज हो तो उससे होने वाली क्षैतिज गति से पार्श्वीय भ्रंश का निर्माण होता है। इस तरह से भ्रंश में प्राय कगारों की रचना नहीं होती। सोपानी भ्रंश किसी एक क्षेत्र में जब एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों के ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में होते हैं तो उसे सोपानीकार भ्रंश या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। राइन नदी यूरोप सोपानी भ्रंशों पर से ही प्रभावित होती है। घर्षण प्रक्रिया से बनी भू-आकृति घर्षण के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू-आकृति का निर्माण होता है जो निम्नलिखित है। भ्रंश घाटी तनाव मूलक बल के कारण जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो इस प्रकार की निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। यह कई किलोमीटर तक विस्तृत हो सकती है। विस्थापन का स्वरूप क्षैतिज, तिर्यक या लंबवत हो सकता है। जर्मन भाषा में इसे ग्राबेन कहा जाता है। भ्रंश घाटी के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। भारत की नर्मदा एवं ताप्ती तथा ऊपरी दामोदर नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मर्त सागर बेसिन, दक्षिण कैलिफोर्निया की मर्त घाटी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी, यूरोप की राइन नदी घाटी, नील नदी की घाटी, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है। इसी भ्रंश में न्यासा, रोडोल्फ, तुर्काना, तांगानिका आदि झीलें स्थित हैं। बैकाल झील तथा लाल सागर भी भ्रंश घाटियां हैं। लाल सागर का निर्माण भ्रंश घाटी के अक्षीय द्रोणी के फलस्वरूप हुआ। रेप घाटी जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ स्थल स्थिर रहे एवं किनारों के दोनों भाग ऊपर उठ जाएं तो बीच के निर्मित घाटी को रेप घाटी कहते हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी रेप घाटी से ही होकर बहती है। भरसोन तख्त ब्लॉक एवं होर्स्ट पर्वत जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा
किनारे के भाग का अवतलन हो जाए तो ऊपर उठे हुए स्थल खंड को बरसोन तथा ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भारत का सतपुड़ा पर्वत, पाकिस्तान या साल्ट रेंज, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वॉसजेस, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वतों का ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। जब दो भ्रंशों के किनारे का भाग यथा स्थिर रहे तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो उसे स्ट्राक पर्वत की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे जर्मनी का हॉर्ज पर्वत। बहिर्जात बल संचलन, बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बहिर्जात संचलन कहते हैं। बहिर्जात संचलन के कारण अनाच्छादन नामक एक संयुक्त प्रक्रम का निर्माण होता है। बहिर्जात संचलन को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। अंतर्जात भू संचलन के द्वारा जहाँ विभिन्न प्रकार के विषमता युक्त स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, वहीं बहिर्जात भू संचलन के तहत अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानी संरचना में विखंडन या वियोजन से स्थलीय सतह का टकराव कर समतल स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए बहिर्जात भू संचलन को समतल स्थापक संचलन या विनाशात्मक संचलन भी कहते हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाएं। अनाच्छादन बहिर्जात संचलन से संबंधित एक संयुक्त प्रक्रम है जिससे अपक्षीय अपरदन एवं वह्रक्षण की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत वे संपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं जिनके द्वारा असमतल धरातल पर समतलीकरण का कार्य होता है। अनाच्छादन प्रक्रिया अपक्षीय तापमान और आर्द्रता जैसे मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षीय कहते हैं। इस प्रक्रम में चट्टानें असंगठित होकर अवसादों में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। विघटन एवं अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता है अपितु अपक्षीय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें शैलों का विघटन और वियोजन मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षीय 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक सूर्यताप, पालादाब, मुक्ति, रासायनिक जल योजन, घोलाक्सीकरण एवं अपचयन, कार्बनीकरण आदि के कारण चट्टानों का विघटन। जैविक जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य आदि के द्वारा विघटन अपरदन की क्रिया के अंतर्गत चट्टानी संरचना के टूटने, फूटने व कटने से लेकर इसके परिवहन की क्रिया को भी शामिल किया जाता है। अर्थात यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय की प्रक्रिया भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया में संगलन कारक किसी क्षेत्र विशेष में ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। अपरदन निम्न कारकों के द्वारा होता है: नदी, पवन, सागरीय तरंग, हिमनद, भूमिगत जल इत्यादि। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना W.M. डेविस ने दी। वृहद संचलन पर्वतीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से असंगठित अवसादों के होने वाले अपरदन एवं स्थानांतरण को वृहद संचलन कहते हैं। यह प्रक्रिया मंद और तीव्र दोनों प्रकार से ही हो सकती है, इसलिए इसे मंद संचलन, तीव्र संचलन व भूस्खलन में वर्गीकृत किया जाता है। अभ्यास प्रश्न: लाल सागर का उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का या यू आकार की घाटी का, सी अक्षीय द्रोणी का। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की थी? ए. हॉल्म, W.M. डेविस ने, M.W. ओल्डरिज या कॉबर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बी. W.M. डेविस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मर्त घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपनति घाटी का, अभिनति घाटी का, या पूर्ववर्ती घाटी का, या रिफ्ट घाटी का? उत्तर नंबर डी, रिफ्ट घाटी का। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत में, नवीन मोड़दार पर्वत में, अवशिष्ट पर्वत में, या ब्लॉक पर्वत में? उत्तर नंबर बी, नवीन मोड़दार पर्वत में। निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं का विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चट्टानों का विलयन। उपयुक्त कथनों में से भूकंप के कारण कौन से हैं? 1, 2, 3, 2 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। उत्तर डी, 1, 2, 3, 4। अभ्यास प्रश्न: भू आकृतियों
विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। अपक्षी की परिभाषित करें तथा भौतिक अपक्षी के कारणों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अपक्षी के 3 प्रधान प्रकार क्या हैं?